क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2010। देखो धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन को पहले अपन पढ़ते हैं। अ फर्म मैन्युफैक्चर्स 3 joint products A, B and C and a बाय प्रोडक्ट X। 3 तो आपके जॉइंट प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है। बाय प्रोसेसिंग अ कॉमन स्टॉक ऑफ मटेरियल विच कॉस्ट ₹8 पर केजी। एक कॉमन मटेरियल आपने लगाया है इन चारों प्रोडक्ट को बनाने के लिए ₹8 पर केजी के हिसाब से। अब आपको डिटेल्स ऑफ आउटपुट, मार्केट प्राइस, इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर एन इनपुट ऑफ 10,000 kg ऑफ मटेरियल इज एज फॉलोज। यानी मटेरियल जो लगा है वो आपका 10,000 kg लगा है और उसके बाद आपकी जो अदर इनिशियल कॉस्ट लगी है वो दे रखी है, आउटपुट दे रखा है और करंट मार्केट प्राइस आपको दी हुई है। ठीक है, इसमें आपका जो एक्स प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका बाय प्रोडक्ट है और उसकी भी करंट सेल प्राइस आपको ₹4 दी हुई है। द कंपनी अपोर्शन द कॉमन कॉस्ट अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन फिजिकल यूनिट बेसिस। ठीक है, जो जॉइंट प्रोडक्ट की कॉमन कॉस्ट होगी आपको उसे फिजिकल यूनिट के रेशो में बांटना है। आपको उसे क्या करना है, फिजिकल यूनिट के रेशो में बांटना है। All the byproducts can be further processed and sold at a higher market price with some sales promotion efforts। ये बोल रहा है कि इस बार बाय प्रोडक्ट दोनों जगह बिक पा रहा है। अगर मैं बाय प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दूं तो 500 यूनिट ₹4 के हिसाब से बिकेंगी और अगर मैं बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करूंगा तो देखिए नीचे आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है फर्दर प्रोसेसिंग की। ₹2 की फर्दर कॉस्ट लगेगी एक्स में, मैं केवल बाय प्रोडक्ट पढ़ रहा हूं पहले। फर्दर मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी ₹1 और उसके बाद उसको ₹6 पर बेचा जा सकता है। लेकिन अब की बार मेरे पास बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू गिवन है। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसने मांगा है जॉइंट प्रोडक्ट्स को एलोकेट करना है, जॉइंट कॉस्ट को बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स। पहले जरा अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग joint cost for joint products। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट देखिएगा, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है 10,000 kg और रेट आपको दे रखी है ₹8 पर केजी, तो 80,000 हो गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनिशियल प्रोसेसिंग में आपको डायरेक्ट लेबर दे रखी है 1000 आवर्स 20 के हिसाब से, यानी 20,000 आ गया। वेरिएबल ओवरहेड है 80% ऑफ लेबर, तो 20,000 का 80%। सर फिजिकल यूनिट में बांट रहे हैं अपन। अभी पहले निकाल तो लें जॉइंट कॉस्ट, पहले तो बाय अच्छा। प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा ना, फिर बांटेंगे। अभी पहले मैं जॉइंट कॉस्ट निकाल रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद फिजिकल यूनिट में बांटूंगा मैं। वेरिएबल ओवरहेड आ गया, अब फिक्स्ड ओवरहेड कितना आ गया, 21,000। टोटल देखिए कितना हो गया, तो ये हो गया 1,37,000। अब बिल्कुल धीरे धीरे पहले मेरी बात को सुनना, मुझे बताओ जब मैंने ये 1,37,000 लगाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट बने। सर ए बी सी एक्स। ए बी सी और एक्स बना।
अब Yes. मुझे ये पता है सबसे पहले मुझे बाय प्रोडक्ट के साथ डील करना पड़ेगा, तभी बाकी के मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी। अब Yes, sir. अभी तक अपन बाय प्रोडक्ट के लिए एनआरवी मेथड लेते थे, क्यों? क्योंकि आपको स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू गिवन नहीं होती थी। याद करो, कल भी मैंने आपके साथ इस पॉइंट पर चर्चा की थी कि अगर बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू गिवन है तो मैं इमीडिएटली उसे ही यहां पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सर ये FO क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ 500 इंटू 4। अब मैं बाय प्रोडक्ट के लिए एनआरवी मेथड काम में नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ की सेल प्राइस गिवन है डायरेक्टली। तो अब मुझे बताइए, रिमेनिंग जो बच गई वो आपके पास किसकी वैल्यू बची? केवल मेन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि इस बार जॉइंट प्रोडक्ट्स भी ज्यादा हैं। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना। देखिएगा, मेरे पास एक मेथड है और वो मेथड ये था, ये देखिएगा, ये कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि टोटल कॉस्ट लेस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यानी जब आपने कॉमन प्रोसेस किया तो उससे बने मेन प्रोडक्ट और उससे बना बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की अगर आपके पास स्प्लिट ऑफ सेल वैल्यू नहीं है, तब तो आप रिवर्स कॉस्ट मेथड से चले, यानी उसकी फाइनल सेल वैल्यू में से फर्दर कॉस्ट माइनस की, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, तो अल्टीमेटली स्प्लिट ऑफ पर पहुंच गए। क्या ये बात क्लियर थी? बिल्कुल। अब अगर मान लो मुझे बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर तो कहीं कोई इश्यू ही नहीं है। फिर तो मैं रिवर्स कॉस्ट के बजाय डायरेक्टली क्या कर लूंगा, स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू को काम में ले लूंगा। सिंगल क्वेश्चन है बस इस मेथड का ही आपके पास। तो ये लीजिए, मैंने सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल ली। टोटल कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट की जो स्प्लिट ऑफ की वैल्यू थी, मैंने उसको लेस कर दिया। अब मेरे पास ये जो 1,35,000 आया, ये 3 प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। चलिएगा, अब मुझे बताइए हमें उनको किस यूनिट के रेशियो में बांटना है, किस बेसिस पर बांटना है? आउटपुट के रेशियो में। तो अब डालते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सर हाँ जी, सर एक बार ये बाय प्रोडक्ट का अगर अपन हटा देते हैं, फिर जो टोटल जॉइंट कॉस्ट आती है ना मेन प्रोडक्ट की, हाँ जी, और उनका जो अपोर्शनमेंट करते हैं, तो वो जैसे जो आपने जॉइंट कॉस्ट में 5 अलग मेथड बताए थे, तो उनमें से कोई से भी आ बिल्कुल सकता है? उनमें से कोई सा भी आ सकता है। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैंने ये भी बताया था कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ NRV? पॉइंट। नहीं, एनआरवी नहीं बताया था मैंने। पढ़ो, पता है, बहुत कंसंट्रेशन से मैंने क्लियरली नोट डलवाया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एनआरवी नहीं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में बांटते हैं। आप देखो ऊपर, पता है, रिवाइज करो चीजों को, अदरवाइज ये चीजें धीरे धीरे साफ होने लग जाएंगी। हम जब तक अगले चैप्टरों पर पहुंचेंगे तो पुराने चैप्टर तो वैसे ही उड़ जाते हैं। फिर हम इसीलिए इतने एग्जाम्पल्स, इतने क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक एक चीज आपके माइंड में बैठे। बट आपको भी साथ साथ सभी को घर पे पढ़ना है उसको। आइएगा, अब मेरे पास प्रोडक्ट है 3, ए, बी और सी। आउटपुट बताइए। तो इसका आउटपुट दे रखा है 5,000, 2,500, आउटपुट है आपके पास 1,500। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 50,
डिवाइडेड बाय 90 इंटू 135, 50 डिवाइड बाय 90 इंटू 135, तो ये आपका 75,000 तो इसका हिस्सा आ गया। 25 डिवाइड बाय 90 इंटू 135, तो 25 डिवाइड बाय 90 इंटू 135, ये आपका इस प्रोडक्ट का हिस्सा आ गया। 15 डिवाइड बाय 90 इंटू 135, ये आपका इस प्रोडक्ट का हिस्सा आ गया। ये हमने ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शनमेंट कर दिया। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सबसे पहले बाय प्रोडक्ट को हटाया मैंने, और बाय प्रोडक्ट की चूंकि स्प्लिट ऑफ की वैल्यू दी हुई थी, तो मैंने टोटल कॉस्ट में से डायरेक्टली उसे माइनस कर दिया, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ज्वाइंट कॉस्ट आ गई, और फिर मैंने उसे फिजिकल यूनिट के रेशियो में बांट दिया। बोलिए, क्लियर है? यस सर। आइएगा सेकंड पॉइंट में इसने क्या बोला है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालो इफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ये बोल रहा है प्रॉफिट लॉस निकालो अगर प्रोडक्ट को विदाउट फर्दर प्रोसेस बेच दिया जाए। इसका मतलब कहां पर बेच दिया जाए? स्प्लिट ऑफ पर। इफ प्रोडक्ट्स आर, सर इसमें बाय प्रोडक्ट के वो नहीं निकालेंगे क्या जॉइंट कॉस्ट? बाय प्रोडक्ट हट गया, बाय प्रोडक्ट को अपन ने पहले ही कम कर दिया, तो अब अच्छा। बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया आपका। ओके। क्योंकि अगर दोनों प्रोडक्ट हैं तो बाय प्रोडक्ट तो पहले ही हट जाएगा। बाय प्रोडक्ट को तो बस उसकी तो एनआरवी निकालनी है या सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालनी है, और उसे टोटल कॉस्ट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देना है। बस बाय प्रोडक्ट का इतना सही ट्रीटमेंट है। आप याद करो कि बाय प्रोडक्ट में बस मेथड जरूर दो पड़े प्रैक्टिकली, बट बाय प्रोडक्ट की जो अकाउंटिंग है ना, उसका एक ही रूल है कि आप बाय प्रोडक्ट की जो भी सेल वैल्यू निकलेगी ना स्प्लिट ऑफ की पॉइंट पर, आपको उसे टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देना है। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट का और कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा हमारा। अच्छा, पीएनएल में और उसमें? पीएनडल में कहाँ आ गए? पीएनडल तो मेथड ही अलग था, वो तो नहीं तब था सर, जब नेग्लिजिबल वैल्यू थी। अभी मैं पीएनडल की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल जॉइंट कॉस्ट में से मैंने उसको डिडक्ट कर दिया ना, पीएनडल थोड़ी जाएगा अब। नहीं सर, वो जो स्टेटमेंट अपन बना रहे हैं ना, उसमें बाय प्रोडक्ट का कुछ वो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी हटा दिया। हाँ, तो अब हम तो सारी जो अकाउंटिंग करेंगे वो केवल किसकी करेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट्स की करेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट्स की, ठीक है। इफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, अगर प्रोडक्ट्स को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचा जा रहा है, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। आइए सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखो मुझे दे रखा है 5,000 यूनिट बनेंगी और 18 रुपए पर बिकेंगी, तो 5,000 इंटू 18, 90,000 की सेल तो यहां हो गई। बी प्रोडक्ट 2500 यूनिट इंटू 20 रुपए के हिसाब से, तो ये आपके पास हो गया 50,000, और सी हो गया 1500 इंटू 24 के हिसाब से।
1500 इंटू 24, 1500 इंटू 24 यानी 36,000। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि अगर इन्हें स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दिया जाएगा तो केवल और केवल इनका जॉइंट कॉस्ट का शेयर निकलेगा और वही डिडक्ट होगा बस। ये आ गया 75, 37,500 और 22,500। ये लीजिए प्रॉफिट आ जाएगा। तो 90 माइनस 75 यानी 15,000 का प्रॉफिट। इधर आ जाइए 50 और 37,500 यानी 12,500 का प्रॉफिट और 13,500। ये लीजिए, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया अगर मैं प्रोडक्ट को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग कर देता हूं तो। थर्ड, अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव टू बी प्रोसेस्ड फर्दर फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। तो मैं इंक्रीमेंटल चार्ट बना लूं। यस सर। इंक्रीमेंटल चार्ट से मुझे ये पता लग जाएगा कि जिन जिन प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ज्यादा है उसको तो मुझे क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग नेट बेनिफिट या इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। या इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। सबसे पहले निकालेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। सबसे पहले मैं निकालूंगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। उसमें मुझे पहला चाहिए सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। लीजिएगा, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग समझना। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ए प्रोडक्ट 28 रुपए पर बिकेगा। ए प्रोडक्ट जो है वो कितने पर बिकेगा, 28 रुपए पर बिकेगा। तो लीजिए 5,000 यूनिट इंटू 28, 5,000 इंटू 28 तो ये आ गया 1,40,000। बी प्रोडक्ट है 2500 यूनिट इंटू 26 रुपए के हिसाब से बिकेगा। 2500 इंटू 26। और जो सी प्रोडक्ट है आपका वो 1500 यूनिट 34 पर, 1500 इंटू 34 51,000। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर मैं सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जाता हूं तो वो मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाली हुई है 90, 50 और 36। तो 90,000
50,000 और 36,000। ये मेरे पास ए पार्ट आ गया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। $50,000, 15,000, 15,000। फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूंगा। 50, 15 और 15, ये लो। अब बी पॉइंट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट मुझे चाहिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट में हमारे पास यहाँ दो हैं, एक तो फर्दर कॉस्ट है और एक मार्केटिंग प्रोसेसिंग कॉस्ट है और एक मार्केटिंग कॉस्ट है। तो एक तो है हमारे पास प्रोसेसिंग कॉस्ट, 5,000 यूनिट इंटू 4 रुपए, 2500 यूनिट इंटू 5 रुपए, 12,500। और उसके बाद है 1500 यूनिट इंटू 6 रुपए। सर ये बोलो। नहीं सर, सही है। मार्केटिंग कॉस्ट, और दूसरी हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट लग रही है उनकी मार्केटिंग। दो 50,000। तो 5,000 इंटू 2 रुपए यानी 10,000, यहाँ पर 2500 इंटू 2 रुपए यानी 5,000, और 1500 इंटू 2 रुपए यानी 3,000। ये हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 50 में से 30,000 गए, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। 12 और 5 17, यहाँ पर आपका नुकसान आ गया 20,000 का, और यहाँ आपका प्रॉफिट आ गया 3,000। 3,000। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। लेकिन बाय प्रोडक्ट भी तो फर्दर प्रोसेस के बाद बिक सकता है, तो डिसीजन तो उसका भी लेना पड़ेगा मुझे। अभी मैंने इसमें नहीं बनाया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बाय प्रोडक्ट भी इस बार दोनों समय पर बिक पा रहा है, तो उसका भी तो मुझे इंक्रीमेंटल चार्ट बनाना चाहिए। पहले तो इसका डिसीजन लिख दो। बताओ, ज्वाइंट प्रोडक्ट में से कौन कौन से फर्दर प्रोसेस करोगे? ए और सी। तो लिखो डिसीजन। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी should be further processed. मुझे इन दो प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। बोलो, क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ आ गया सबको, या कोई बात आपको पूछनी है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकाल ली मैंने, उसमें से केवल इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है उसको मैंने माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली मुझे ये पता लग जाएगा कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचने पर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो रहा है, और जिन जिन प्रोडक्ट में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा हम उसी को काम में लेंगे, उसी को फर्दर प्रोसेस करेंगे। डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट। सर अभी तो आपने बोला था कि टोटल कॉस्ट में से बस बाय प्रोडक्ट का शेयर माइनस कर देता और कुछ काम नहीं स्टेटमेंट था। नहीं बनेगा, लेकिन डिसीजन तो ले सकता हूं ना उसका भी। मैंने इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बनाया उसका। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बाय प्रोडक्ट भी दोनों जगह बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है।
तो मैं डिसीजन तो ले ही सकता हूं ना कि उसे स्प्लिट ऑफ पर बेचना चाहिए या उसको भी फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए। सेल वैल्यू दोनों पे ही दे रखी तो कंपेयर तो हाँ तो अपन कर कंपेयर ही सकते तो हैं। कर रहा हूँ, कंपेयर ही कर रहा हूँ बस मैं। डिसीजन रिगार्डिंग, और सर अगर सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ की नहीं की तो नहीं किया तो नहीं करते। मैंने आज तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं करवाया आपको फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट। आप देखो, अच्छा आपके पास अभी तक आपने बाय प्रोडक्ट के करीबन 5 या 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने बाय प्रोडक्ट में कभी भी फर्दर प्रोसेसिंग की बात ही नहीं की। क्यों? आप समझ रहे हो? क्योंकि आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे ना, बाय प्रोडक्ट एक ही बार बिकता था और हर बार वो बिकता था फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। फर्दर प्रोसेस। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बाय प्रोडक्ट के भी दो बातें दे दी। यानी बाय प्रोडक्ट भी ऐसा है जो या तो स्प्लिट ऑफ पर बिक सकता है या फर्दर प्रोसेस के बाद। तो क्या कंपनी इसको इवेल्युएट नहीं करेगी कि यार हमें प्रॉफिट कहां पर ज्यादा हो रहा है? करेगी। तो डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट। इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू, सबसे पहले इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या इंक्रीमेंटल सेल चाहिए? सर मतलब जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें ऐसे बनाना पड़ेगा ना डिसीजन तो पूरा। नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि पेपर पैटर्न में क्या आता है। अगर आपके पास सिंपली केवल क्वेश्चन ये आता है कि आपको आंसर निकाल के लिखना है, तो आपको ये चीजें फिर रफ शीट में बनानी पड़ेंगी। तो रफ शीट में इतना बहुत प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, आप कॉलम बनाकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें आपको 4 नंबर में वो स्टेटमेंट बना के दिखाना है, ठीक है, और उसको आपको रफ शीट पर या आपको मतलब पेन पेपर पे करके सबमिट करवाना है, तो फिर आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये डिपेंड की इंस्टीट्यूट पेपर पैटर्न क्या रखता है। अभी जो पेपर पैटर्न चल रहा है, अगर उसमें चेंज नहीं होता है इन केस, तो अभी का पेपर पैटर्न तो यह है कि आपको ये सारा काम रफ शीट पर करना है और केवल लास्ट आंसर निकालकर आपको टाइप करना पड़ेगा बस। ओके। अभी का जो पेपर पैटर्न है करवाऊंगा अभी आपको। एक बार क्या है, पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, फिर अपन उस पैटर्न पर भी करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन। अभी तो अपन ने जो क्वेश्चन किए वो अपने स्कैनर मॉड्यूल के उस पैटर्न के किए कि जो हमने फुल फ्लैश सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट तभी समझ आएगा जब हम पूरे प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन में तो वो किसी भी एक पॉइंट पर क्वेश्चन मांग सकता है आपसे, तो उसके लिए आपको पूरे पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। अभी देखो मैं आपको बताता हूं। तो पहले सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। देखिए, फर्दर प्रोसेस होने के बाद ये प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? आपकी 500 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से बिकेंगी। ठीक है। 500 इंटू 6, और सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और अगर स्प्लिट ऑफ पर ही बेच देता तो 500 इंटू 4, ये लीजिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई मेरी 1000। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या क्या लग रहा है? प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लग रही है इसकी, सर 2 और 1 रुपए। प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट तो लग रही है 500 यूनिट इंटू 2 1000। 1000 की।
और मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है आपकी 1 रुपए 5 1000 रुपए कमाओगे लेकिन 1500 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। 500 का बताओ नुकसान। क्या इसे फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए क्या? नो ठीक है, तो यानी एक्स को स्प्लिट ऑफ पर ही नो फर्दर प्रोसेसिंग फॉर बाय प्रोडक्ट, लिख दो डिसीजन। सर जैसे इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है शो वर्किंग, हाँ तो जी, फिर वहां पे तो मतलब करके आना है। पैटर्न के पेपर हैं जब ऑफलाइन होता था। आप समझो, पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप मॉड्यूलर स्कैनर जो कर रहे हो वो मॉड्यूलर स्कैनर ऑफलाइन पैटर्न के है ना, तो वहां तो पूरा आपको, जब आपके पेपर होते थे ऑफलाइन पेपर, तो वहां तो वर्किंग्स दिखानी पड़ती थी ना आपको। हाँ सर। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अभी मैं आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ सारे तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं। देन वी विल डिस्कस कि ऑनलाइन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अभी आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, दीज आर ओल्ड क्वेश्चंस। दिसंबर 2010 तक तो आपका पेपर पेंसिल जो मोड होता था उसमें पेपर होते थे, तो वहां तो आपको पूरी इसी तरह से प्रेजेंटेशन करना पड़ता था। बाय प्रोडक्ट should not be further processed. ये लीजिए, ये हमारे पास था दिसंबर 2010 का क्वेश्चन। सर एक बार स्टार्टिंग से दिखा दो क्वेश्चन। ये लो, यस सर। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी, तो देखिएगा, हमारा इस चैप्टर का जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वो है अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, कि हमारी ये जो जॉइंट कॉस्ट लगी और ये 3 प्रोडक्ट बने, उसमें ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना और सी का शेयर कितना। ये हमारे इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्ट है। इसी को हमने नाम दिया अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब कुछ मेथड्स बताए गए कि इस कॉमन कॉस्ट को इन प्रोडक्ट्स में कैसे बांटा जाए और क्यों बांटना है, उसका ऑब्जेक्ट भी आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे इंडिविजुअली प्रोडक्ट के प्रॉफिट और लॉस को जानना है तो मुझे ये जानना जरूरी है कि ए का हिस्सा कितना है कॉस्ट में, इस कॉमन कॉस्ट में, बी का हिस्सा कितना है इस कॉमन कॉस्ट में, और सी का हिस्सा कितना है इस कॉमन कॉस्ट में। ठीक है, तो आइए, मैंने आपको सबसे पहला मेथड बताया फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड में मुझे सिंपली क्या करना है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ए की जितनी यूनिट बनी, बी की जितनी यूनिट बनी और सी की जितनी यूनिट बनी, उसके रेशियो में हम टोटल जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। उसके रेशियो में हम टोटल जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। दूसरा मेथड जो हमारा है एवरेज कॉस्ट मेथड, यानी सबसे पहले मैं जॉइंट कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लूंगा, यानी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा कि इस टोटल जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से। इस टोटल जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास पर यूनिट की जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? पर यूनिट की जो जॉइंट कॉस्ट आई है, यस सर। अब अगर उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल शेयर आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक और नया मेथड आया जिसको नाम दिया गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। उस मेथड का ये मानना था कि यार आपकी जॉइंट कॉस्ट में
हर कॉस्ट एक नेचर की नहीं होती है। आप जो ज्वाइंट कॉस्ट करोगे ना, इसके दो नेचर हो सकते हैं। इसमें कुछ वेरिएबल हो सकती है, कुछ फिक्स्ड हो सकती है। तो इस मेथड ने बोला यार इन दोनों को अलग अलग बांटो, बजाय पिछले दोनों मेथड ने तो टोटल को बंटवाया। इस मेथड ने बोला कि आप इस ज्वाइंट कॉस्ट के दो हिस्से कर दो, इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको अलग आधार पर बेसिस पर बांटो, और जो फिक्स कॉस्ट है उसको अलग बेसिस पर बांटो। बोले जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसको तो बांट दो यूनिट्स के रेशो में, यानी ए की जितनी यूनिट बनी, बी की जितनी यूनिट बनी, सी की जितनी यूनिट बनी, आपको इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उस रेशो में बांट देना है। आफ्टर दैट अगर आप सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो एक फैक्टर आता है जिसको हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। जॉइंट कॉस्ट की जो भी फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट है उसे कंट्रीब्यूशन के रेशो में बांट दो। यानी जॉइंट कॉस्ट को बांटने के अलग अलग दो मेथड को मिलाकर बनाया गया। वेरिएबल नेचर की कॉस्ट को बांटो फिजिकल यूनिट के मेथड में, और फिक्स कॉस्ट को बांटो किसमें, कंट्रीब्यूशन के रेशो में। तो आपके पास हर प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट का शेयर आ जाएगा। बोलो तीसरा मेथड रिकॉल हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। मेथड नंबर 4 ये हमारा था सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यानी ये मेथड क्या बोलता है, जब ये प्रोडक्ट अलग हुए और इसी समय इनको बेच दिया जाए, जब ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर अलग हुए और इसी समय इनको बेच दिया जाए तो इनकी एक सेल वैल्यू हमें पता लग जाएगी। हम ये मानेंगे कि उसी सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में ही ये जॉइंट कॉस्ट लगी है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। स्प्लिट ऑफ पर जितने जितने में वो प्रोडक्ट बिक सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं बेच रहा हूं कि नहीं, ये तो मुझे अभी पता ही नहीं है। आप समझ रहे हो, ये डिसीजन तो मैं बाद में जाके लेता हूं कि ये स्प्लिट ऑफ पर बिकेगा या फर्दर प्रोसेस के बाद बिकेगा। लेकिन मेथड ये बोल रहा है, मान लो, अज्यूम कर लो कि अगर ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर ही बिक जाए, तो भैया अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकेंगे तो उसकी जो सेल वैल्यू है उसके रेशो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। इसीलिए इस मेथड को बोला गया सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। सर ये जब क्वेश्चन बोले नहीं तो इसी मेथड को अप्लाई करना है ना? बिल्कुल, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको हमेशा यही मेथड फॉलो करना है, क्योंकि लॉजिक भी इसी मेथड को सबसे ज्यादा बेस्ट मानता है। मेथड ये बोलता है कि यार आप सोच के देखो, आप सोच रहा है, एक बात मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, जॉइंट कॉस्ट जो लग रही है ना, उसमें लेबर भी लग रही है, उसमें ओवरहेड भी लग रहे हैं, केवल मटेरियल नहीं है। अगर केवल मटेरियल होता ना, तब तो मैं ये बोल सकता हूं कि फिजिकल यूनिट इज बेस्ट, क्योंकि जितनी यूनिट बनाओगे मटेरियल उतना कंज्यूम होगा। लेकिन जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें मटेरियल भले ही कम लग रहा हो लेकिन लेबर का एफर्ट ज्यादा लग रहा हो सकता है। आप समझ रहे हो? हाँ, हो सकता है। बिल्कुल। यस सर। इसीलिए सबसे ज्यादा जो अडॉप्ट किया गया वो यही मेथड किया गया। उन्होंने बोला आप तो एक काम करो, सेल वैल्यू के रेशो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो, ताकि अगर आप सोचो, आपने अगर ए से रेवेन्यू ज्यादा कमाई तो पक्का पक्का ये मानो कि कॉस्ट का अपोर्शनमेंट भी ज्यादा होना चाहिए वहां। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं सेल तो कर रहा हूं उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा और जॉइंट कॉस्ट उसमें बिल्कुल जरा सी लग रही है। तो नहीं इसलिए सर। इस मेथड को रिकमेंड सबसे ज्यादा किया गया कि आप सेल वैल्यू के रेशो में बांट दो। क्लियर? यस सर। आइए, फिर लास्ट मेथड मैंने आपको पढ़ाया एनआरवी मेथड, या सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब एक्चुअली में देखो क्या होता है ना, मुझे एक चीज पता है कि प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर अलग हो गए तो ये बटने तो यहीं पर चाहिए, इसके आगे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। आप थोड़ा लॉजिक सोचो, जिस तक जगह की कॉस्ट है वहीं तक बटनी चाहिए ना। हाँ। प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो मेरे वो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो स्प्लिट ऑफ पर बिकते ही नहीं है, बिक सकते हो भले ही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं बिकता ही बेचता ही नहीं हूं,
मैं तो इनको बेचता ही फर्दर प्रोसेस के बाद हूं। ये A1 बन गया, ये B1 बन गया और ये C1 बन गया। मैं बेचता ही फर्दर प्रोसेस के बाद हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्दर प्रोसेस के बाद भी बेचूंगा तो ज्वाइंट कॉस्ट तो इसी पॉइंट तक लगी होगी, उसके बाद अगर कोई भी कॉस्ट लगी है तो वो सेपरेट है। तो मैं रिवर्स चलना चालू कर दूंगा, मुझे तो इसी जगह पर पहुंचना है, अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्ट है यहां पहुंचना। तो मैंने कहा ऐसा करो, उल्टे चलते जाओ। आपने स्प्लिट ऑफ के बाद जो जो काम किया ना उसको उल्टा कर दो। आपने स्प्लिट ऑफ के बाद क्या क्या किया होगा देखो। जब इनको फर्दर प्रोसेस किया होगा तो आपकी फर्दर कॉस्ट लगी होगी और बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट लगी होगी। क्या ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यस सर। और फिर उसके बाद ये फाइनली बिक गए। मैं आपसे पूछूं, ऊपर जाओ, वापस से यहां पहुंचना है, ये क्या कैसे आया होगा? आपने ये जब लिया, इसमें से अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो जानते हो मैं ऑटोमेटिकली यहां पहुंच गया। यस। इसीलिए इस मेथड को रिवर्स मेथड बोला गया कि रिवर्स मेथड में मुझे जो फाइनल सेल वैल्यू गिवन है, अगर उसमें से मैं ये दोनों चीजें हटा दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि स्प्लिट ऑफ की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, प्रिजम्पशन मेथड था कि अगर मैं स्प्लिट ऑफ पर बेच ही नहीं रहा हूं तो स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू क्यों ढूंढूंगा? मैं तो बेचता ही फाइनल हूं, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट तो ऊपर ही होना चाहिए, इसलिए ये मेथड बनाया गया। तो इस मेथड में मैं फाइनल सेल वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंसेस और फर्दर कॉस्ट माइनस कर दूंगा। अब बताओ, मैंने आपको पांचों मेथड रिकॉल करवा दिए। सर प्रॉफिट भी तो करवाया था। अब प्रॉफिट है तो बिल्कुल प्रॉफिट भी है, ये लो प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट तो हटना ही हटना है। बोलो, आई बात समझ में यहां तक? यस सर। यस सर, यस सर, आ गई। बिल्कुल माइंड में सेट करो मेथड्स को। पता है जितने एफर्ट्स हमारे पास अभी बहुत टाइम है, टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चैप्टर जब खत्म होना तो वो इस तरह से आपको समझ आना चाहिए कि आप अगर 15 दिन बाद भी उस टॉपिक को उठाओ तो याद रहे। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतना सारा कोर्स है, हर चैप्टर में इतने सारे मेथड्स होंगे, तो ये रिकॉल नहीं रहते हैं हमारे, और वो तभी रहेंगे जब आप शॉर्ट में बार बार इन चैप्टरों को करोगे। मैं आपके लिए काम और करूंगा, ये तो चलो ठीक है, मैं आपको हर चैप्टर का एक रिवीजन लेक्चर जरूर दे दूंगा, एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में। अभी तो चलो ये हो गया, नहीं तो अदरवाइज मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आप जब भी कभी भूलने लगो, हर 10 दिन 15 दिन में 1-1.5 घंटे में मैं आपको वो पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। आप कभी भी वो लेक्चर सुनना और वो चैप्टर रिवाइज हो जाए। यस सर। यस सर। वो मैं कर दूंगा आपके लिए एफर्ट्स, लेकिन आप इतने एफर्ट्स लगाओ कि आप साथ साथ में बिल्कुल कंसंट्रेशन से चैप्टर को पढ़ते चलो। रिवीजन लेक्चर की जिम्मेदारी मेरी है। चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ही मैं तुरंत क्या कर दूंगा, एक और लेक्चर बनाकर और आपके पास भेज दूंगा कि भाई आप उनको रख लो अपने पास। हालांकि अब मैं आपको ड्राइव का लिंक भी भेजूंगा, जिसमें अब मुझे यूट्यूब पर न डालने के बजाय वो ड्राइव पर डलते हैं फिर सारे। तो आपको जब भी सुनना है, आपको लगे कि यार चलो आज हमें रिवीजन करना है, म्यूजिक सुनते हो नहीं सुनते हो? यस सर। बस म्यूजिक की जगह यही गाना सुन लेना मेरा, ईयरफोन लगाकर मोबाइल में। सर म्यूजिक Numericals. अच्छा लगेगा। यस सर। म्यूजिक से ज्यादा अच्छा लगेगा सर ये तो। मैं सही बता रहा हूँ, और अब बहुत बहुत बेनिफिट देगा ये आपको। पता है क्या होता है एक्चुअल में, इंटर लेवल पर जो समस्या लास्ट में जाके आती है ना, वो यही आती है कि सर हमने 6 महीने तक ट्यूशन पढ़ी, हमने सारे चैप्टर किए, बट सर हमने जो पहले 2 महीने में पढ़ा ना वो तो हम सारा ही भूल गए। एक्चुअली में इंटर में समस्या जो है ना वो ये नहीं है कि आप बोथ ग्रुप क्यों नहीं कर पाते हो या कोर्स बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है सब्जेक्ट। जो दिक्कत है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। दिक्कत ये है कि ये चैप्टर आज तो आपको समझ आ गया, क्यों? आज तो अपन लगातार इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जानते हो गड़बड़ कब होने लगेगी? जब आपके 3 चैप्टर और हो जाएंगे ना, तो ये चैप्टर साफ हो भूल जाएगा, जाएंगे। तो ये चैप्टर साफ हो जाएगा। सर भाई है ना वो डीटी वाले सर को आप कहिएगा ना कि रोज ऐसे रेगुलर लेक्चर जो रिकॉर्ड करते हैं वो ग्रुप में भेजते हैं, कभी देखने का हो तो फिर। ठीक है, मैं बोल दूंगा। वो एक्चुअली में वो क्या, थोड़ा सा एक बार ड्राइव बन जाएगी ना हमारी, फिर आपके पास वो पूरा फोल्डर आ जाएगा। ओके। मैं बोल दूंगा वैसे भी सर को, कोई दिक्कत नहीं है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। इसी तरह से मैं एफए में भी करूंगा, क्योंकि उसमें तो और भी बड़े बड़े चैप्टर हैं। ओके सर। तो रिवीजन लेक्चर्स आपके पास ये आपको बेनिफिट देंगे कि अभी नहीं, एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिट देंगे कि आपने फटाफट समराइज कर लिया। और उन रिवीजन लेक्चर के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रिवीजन पर्पस से आप अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इस चैप्टर में कई क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही है ना। हाँ सर। हाँ सर, वो जॉइंट कॉस्ट निकालने आप समझ रहे हो, हर क्वेश्चन सेम है, तो अपने को इतने क्वेश्चन रिवीजन में नहीं करने। रिवीजन के लिए अपन क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को कम करना चालू कर देंगे, और कुछ नहीं है। अब आप भूल जाओ, अब आपके लिए सब जो भी है ना, कुमार शानू और जो भी आप AR रहमान जो भी सुनते हो वो मैं हूं। अब मेरे ही सर, गाने, अरिजीत भी ऐड करो। मेरे ही गाने रखो बस अब आप अपने मोबाइल में। हाँ सर, आपकी प्लेलिस्ट बना के रखेंगे टॉप पे। हाँ, और जब भी इच्छा हो ना कुछ भी काम करते समय कि आज कुछ म्यूजिक सुनना है, तो म्यूजिक यही है, बोले आज हम सुनेंगे जॉइंट कॉस्ट बाय कॉस्ट का म्यूजिक। ठीक है सर। थोड़े सा एफर्ट लगाओ, कुछ समय की बात है, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल एक सिक्योर वे में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा रिवीजन मैं कल करवा दूंगा आपको, और बाकी नहीं तो मैं आपको पूरा रिवीजन लेक्चर भी दे दूंगा, तो आप उससे भी पूरा सुन सकते हैं इसको आराम से। ओके सर।